खबर देंगे आपको। नौजवान को तशद्दुद का निशाना बनाने वाले सलमान फारूकी की अदालत पेशी के मौके पर वकील ने सलमान फारूकी के थप्पड़ रसीद कर दिया। फारूक सभी सवाल से हमें अपडेट कर रहे हैं। जी फारूक कि बिल्कुल जैसे ही उनको आज सलमान फारूकी और अवेश हाशमी को लेकर आया गया तो उनको पहले बड़ी खामोशी के साथ अदालत में पिछले दरवाजे से लेकर गया था, पुलिस लेकर गई थी। तमाम जैसे ही जब पता चला और केस की समाअत शुरू हुई तो लोग जमा होने शुरू हो गए, वहां पर आवाम जमा होना शुरू हो गई और सबने सब गम गुस्से का इजहार किया। और उस वक्त जब सलमान फारूकी को कमरे अदालत से समाअत खत्म होने के बाद ले जाया जा रहा था तो लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि पकड़ो पकड़ो, यही वो कल्प्रेट है, बेहिस और दीगर उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए। और इस दौरान लोगों ने उनको धक्के दिए और एक ने आगे बढ़ के उनको चमाट भी मार दिया। तमाम पुलिस उनको बड़ी कोशिश के बाद जो है बाहिफाजत वहां से निकाल कर ले गई। और उस दौरान भी लोग नीचे, जब तक पुलिस की मोबाइल तक उनको ना बिठा दिया गया, लोग शोर मचाते गए, लोग नारे लगाते रहे उनके खिलाफ। और उनको फिर बाद में गाड़ी में बिठा के सख्त सिक्योरिटी के साथ में यहाँ से सिटी कोर्ट से मुंतकिल कर दिया गया है थाने में। जी ठीक है। नौजवान को तशद्दुद का निशाना बनाने वाले सलमान फारूकी की अदालत में पेशी हुई। पेशी के मौके पर वकील ने सलमान फारूकी के थप्पड़ रसीद कर दिया। पुलिस मुलजिम सलमान फारूकी को निकाल कर ले गई। बता रहे हैं आपको, सलमान फारूकी डिफेंस के इलाका फेज 6 इत्तेहाद कमर्शियल में मजलूम निहत्ते शहरी पर तशद्दुद किया था। सलमान फारूकी ने खुद को सरकारी अफसर बताता रहा, जबकि मजलूम मोटरसाइकिल सवार ने गाड़ी का हल्का सा नुकसान किया और उसके बाद फिर सलमान फारूकी ने उसको तशद्दुद का निशाना बनाया गार्ड्स के हमरा। जबकि उस शहरी की बहन गिड़गिड़ाती रही, हाथ जोड़ती रही, पैर पड़ती रही और इस नशे में, ताकत के नशे में धुत सलमान फारूकी को उस वक्त कुछ समझ ना आया, कुछ याद ना आया, कुछ एहसास ना हुआ इसको, और उसने नौजवान को भरपूर तशद्दुद का निशाना बनाया अपने गार्ड्स के हमरा। इत्तेहाद कमर्शियल का ये वाकया है, डिफेंस का। और आज जब अदालत में उनकी पेशी हुई और वकील ने उनको थप्पड़ रसीद कर दिया, लोगों की तरफ से गम और गुस्से का सामना करना पड़ा सलमान फारूकी को। सलमान फारूकी जो कि एक निजी कंपनी के सीईओ हैं, इन्होंने इत्तेहाद कमर्शियल में एक मजलूम निहत्ते शहरी के ऊपर तशद्दुद किया था, जबकि उस शहरी की बहन हाथ जोड़ती रही, गिड़गिड़ाती रही। और आज जब पेशी हुई उनकी तो वकील ने उनको थप्पड़ रसीद कर दिया और लोगों के गम और गुस्से का उनको सामना करना पड़ा। आज जब अदालत पेशी के लिए आए, उनको लाया गया तो एक वकील ने उनको थप्पड़ रसीद कर दिया और शदीद गम और गुस्से का सामना करना पड़ा। अदालत ने उनको रिमांड पे पुलिस के हवाले कर दिया है। वफाकी वज़ीर दाखिला का ट्वीट, जिसमें उन्होंने कहा कि टिकटॉकर सना यूसुफ का कातिल 20 घंटे में पकड़ा गया। वेल्डन इस्लामाबाद पुलिस, गुज़श्ता रोज मास्क पहने शख्स ने टिकटॉकर सना यूसुफ को कत्ल किया था। फोन भी बरामद। पुलिस ने मुलजिम से पिस्तौल और मुलजिम ने टिकटॉकर सना यूसुफ के कत्ल का इतराफ भी कर लिया है। टिकटॉकर सना यूसुफ के कातिल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और मुलजिम का ताल्लुक पंजाब से है। पुलिस ने रात गए गिरफ्तार किया और पुलिस ने तकनीकी आलात और सीसीटीवी की मदद से मुलजिम को पकड़ा। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर एंकर पर्सन मारिया मेमन साहिबा ने। बहुत शुक्रिया मारिया साहिबा, आपने AY न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। मारिया साहिबा, इस्लामाबाद का सेक्टर है E13, दिन दहाड़े वहां पर एक कम उम्र बच्ची को दो गोलियां मारी जाती हैं। एक लड़का आता है, उसके पास पिस्टल होती है बाकायदा। अब हम देख रहे हैं कि मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है और ये जो बच्ची थी, ये कंटेंट क्रिएटर थी, टिकटॉकर थी। आप कैसे देखती हैं इस तमाम तर सूरत हाल को? देखिए जी, सबसे पहले तो ये अच्छी बात यह है कि पुलिस ने फुर्ती दिखाते हुए इस कातिल को गिरफ्तार कर लिया है। इस बात पे तो काबिल सताइश ये एक मामला है। लेकिन इस पूरे कत्ल के हवाले से, इस पूरे वाक़े के हवाले से यकीन करें, सुबह से उस बच्ची की शक्ल हम सब की नजरों के सामने से गुजर रही है बार बार। सारी 17 साल क्या उम्र होती है, अभी तो आप पूरी तरह से बालिग भी नहीं होते। और ऐसे में कोई घर में आपके आके घुस के आपको कत्ल कर जाए तो उस खानदान पे क्या टूटती हैं, घर वालों पे क्या टूटती हैं, उनके दोस्तों रिश्तेदारों सब पे क़यामत गुजरी होगी। देखिए, अभी जो ये कातिल है इसकी शनाख्त चूंकि वाज़ेह नहीं हुई है तो हम ज्यादा स्पेकुलेट नहीं कर रहे। कल से जो इसके हवाले से एक थ्योरी थी कि गालिबन ये ऑनर किलिंग का केस है, इससे बजाय तो ये लगता है कि कोई खानदानी मसला नहीं है। तो जैसे जैसे और मालूमात आएंगी हम तभी बेहतर तरीके से इसका तजिया कर सकते हैं। लेकिन ये बात तो तय है कि जो भी था, जो कातिल, वो जान पहचान का आदमी था, जिसके लिए घर का दरवाजा खोला गया, उसको घर में आने दिया गया, घर में खवातीन थी, ये बच्ची थी, तो सेफ समझा गया कि जब शख्स आएगा तो इसको अंदर आकर
ये घुस सकता है घर के अंदर, तो कोई ना कोई जान पहचान का शख्स लगता है। अभी जैसे मालूमात मजीद आएंगी तभी इस पे बात करना मुनासिब होगा, लेकिन सोशल मीडिया का ये एस्पेक्ट जहाँ पे कम उम्र बच्चियां जब ऑनलाइन पोस्ट करती हैं तो उनकी जो फिजिकल वेल बीइंग है वो किस तरह से कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, ये एक इसका अलहदा पहलू है। यानी छोटी उम्र में अगर आप चीजें पोस्ट करते हैं और कभी अपनी इंफॉर्मेशन, अपने वेयर अबाउट्स, आपने कहाँ रहना है, क्या खाया है, क्या पिया है, इससे कभी कभी जो स्टॉकर्स है उनको भी आपकी जो लाइव लोकेशन या लाइव मालूमात की मदद से तो एक सिक्योरिटी थ्रेट भी बन सकता है। तो इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिसके बारे में हमें बतौर मुआशरा एक दूसरे को एजुकेट करना है, बच्चों को, वालिदैन को उसके बारे में मजीद आगाह होना है, कब पोस्ट करना है, कैसे पोस्ट करना है, और इस तरह से पोस्ट करना है कि भाई आपकी जो फिजिकल वेल बीइंग है या जो सिक्योरिटी है उसको कोई असर ना पहुंचे। तो उसके बहुत सारे सवाल आते हैं। जैसे उस मुल्जिम की आइडेंटिटी रिवील होगी तो फिर हम उसके जरा ज्यादा डीपली इसके सोसाइटल एस्पेक्ट्स पे हम बात कर सकेंगे, लेकिन बहुत ख्याल रखना है वालिदैन को, बच्चियों को, सोशल मीडिया पे वो कहाँ पोस्ट करे, गालिबन उसके घर का पता उस शख्स को कैसे मिला, अगर वो एक अजनबी था, वो कोई जानने वाला नहीं था, ये तो हम आइडेंटिटी जानने के बाद ही पता कर सकते हैं कि अगर वो अजनबी था तो फिर एक और खौफनाक बात है कि किस तरह से उसकी पोस्ट को ट्रैक करके वो स्टॉक करके उसके घर तक पहुंचा है। तो ये एक केस है, जैसे इसकी तहें खुलेंगी हम इसके मुख्तलिफ एंगल से जायजा ले सकेंगे। अगर वो शख्स जानने वाला था ये भी खौफनाक बात है, और अगर वो जानने वाला नहीं था तो शायद ये उससे कई दर्जा ज्यादा खौफनाक बात है। और छोटी बच्चियां जो सोशल मीडिया पे पोस्ट करती हैं उनको इस मामले में बहुत मोहतात करना होगा, अवेयर करना होगा कि आप क्या क्या अपने सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट। जी मारिया, बिल्कुल आप राइटली सेड सो, एंड मैं चाहता हूं कि आप जरा सोशल मीडिया के किरदार के ऊपर भी थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। छोटे माइनर बच्चे बच्चियां जिस तरीके से सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं, और सोशल मीडिया का क्या किरदार है और कितना अहम है बाउंड्रीज को क्लियर करना अपनी सोशल मीडिया के ऊपर, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू माइनर्स। पेरेंट्स को क्या जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए, बच्चों पर क्या जिम्मेदारी आयद होती है? मैं चाहता हूँ जरा आप सोशल मीडिया के किरदार के ऊपर भी थोड़ी रोशनी डाल दें। देखिए, इस हवाले से जो वालिदैन है ना वो खुद भी एक इर्तिकाई अमल से गुजर रहे हैं। ये सोशल मीडिया की एज में बच्चों को बड़ा करना, पालना इतना आसान नहीं है। सो अगर बहुत ज्यादा वो मुहतात भी हों, अलर्ट भी हों, लेकिन इसके अंदर इतने लूप होल्स हैं, इतने तरीके हैं जिसमें बच्चे कभी ना कभी खुद भी अपनी मर्जी से अपने वालिदैन को के जाने बगैर भी बहुत सारे रास्ते अपने निकाल लेते हैं। बहुत सारी वीडियो गेम्स हैं जिसके जरिए चैटिंग करके बच्चे चैट रूम्स में नए दोस्त बनाते हैं। वो कौन है अगला कीबोर्ड की दूसरी तरफ उनको मालूम नहीं होता। सोशल मीडिया पे जब आप पोस्ट कर रहे हैं इस बारे में बहुत मुहतात रहना है कि आप कितनी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। क्या कहीं कोई आपकी पोस्ट को देखकर आपके घर कहाँ रहते कहाँ है इसका तो नहीं अंदाजा लगा सकता, आपकी रूटीन का अंदाजा तो नहीं लगा सकता, आप कितने बजे उठते हैं, कहाँ जाते हैं, आपकी नॉर्मल जो मामूल है वो क्या है, तो लोग पैटर्न नोट कर सकते हैं। ये बहुत छोटी उम्र में बच्चे इसको गेज नहीं कर पाते और बहुत हद तक वालिदैन भी इसको नहीं समझ पाते क्योंकि वालिदैन की खुद की भी ट्रेनिंग नहीं है। तो इसके हवाले से जो आगाही है उसको बड़ी तेजी से फैलाना होगा। देखें, ये सोशल मीडिया एक ताकत है, लेकिन यहीं पर वो क्राइम करने वालों को भी इनेबल करती है, उनको भी ताकत देती है। अब जो शख्स उसको जो कत्ल करके गया है, अगर तो वो एक अनजान है, मज्यूम कर ले, तो उसको सारी इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया से मिली है और जो वो बच्ची पोस्ट कर रही थी। अगर वो जानने वाला है और फिर उसने आके उसको कत्ल किया है तो वो भी कहीं ना कहीं उसके सोशल मीडिया कंटेंट को जवाब बनाएगा। तो इसके ये दोनों मुख्तलिफ सिनेरियो हैं, मुख्तलिफ सिनेरियो में मुख्तलिफ किस्म की हमें एहतियाती तदाबीर लेनी होंगी। लेकिन एक 17 साल बच्ची जो बालिग भी नहीं थी, इस तरह से उसके जान से चले जाना क्योंकि वो पोस्ट करती थी, ये एक बहुत तशवीशनाक बात है और इससे हमें एक नई डिबेट खोलनी होगी, अब नया तरीका करना होगा कि अपनी बच्चियों को भी एजुकेट करें। लेकिन जो इसमें पुलिस ने बड़ी ही फुर्ती से इस मुलजिम को गिरफ्तार किया है, होप के और डिटेल सामने आए ताकि जो बाकी वालिदैन हैं, जो बाकी बच्चियां हैं, हमें मालूम हो कि इस केस के क्या एस्पेक्ट्स हैं और क्या क्या एहतियाती तदाबीर हम सब इख्तियार कर सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया मारिया मेमन साहिबा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हेडक्वार्टर्स का दौरा, जुल्करनैन हैदर हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। जी, वज़ीर दाखिला ने नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हेडक्वार्टर का दौरा किया है और वज़ीर दाखिला ने हेल्पलाइन सेंटर, फोरेंसिक लैब, नेटवर्क सिक्योरिटी डिपार्टमेंट समेत मुख्तलिफ सेक्शन का भी दौरा किया है। वज़ीर दाखिला का कहना था कि NCCIA की हेल्पलाइन मुकम्मल फाल है, शहरी साइबर क्राइम से मुतल्लिक शिकायत 1799 पर कर सकते हैं। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में NCCIA जैसे इदारों की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। मौजूदा जदीद दौर के तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए NCCIA का क़याम अमल में लाया गया है। ये भी वज़ीर दाखिला का कहना था कि इदारे के लिए न सिर्फ बासलाहियत अमले की खिदमत हासिल करना होगी बल्कि उन्हें तमाम जरूरी
जो सहूलियात है वो भी देंगे। और उन्होंने कहा है कि जी हेड क्वार्टर की जो इमारत है उसकी अपग्रेडेशन का प्लान जो है वो भी तलब कर लिया, और कहा है कि फौरी तौर पे जो स्टाफ की कमी है उसको भी पूरा किया जाए। नए लोगो और झंडे की भी मंजूरी दे दी गई है, जबकि नेशनल साइबर क्राइम स्काउट्स प्रोग्राम को भी दोबारा बहाल करने की मंजूरी दी है। बहुत शुक्रिया। खाद की कीमतों में गठजोड़ पर मुसाबकती कमीशन ने फर्टिलाइजर कंपनियों के कार्टेल पर 37 करोड़ 50 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया। शुएब निजामी इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। जी मुसाबकती कमीशन ने जुर्माना आयद किया। इसका मकसद ये है कि जो खाद की कीमतों में गठजोड़ करके किसानों को नुकसान पहुंचाया जा रहा था, और जो खाद की कीमतें हैं उनको एक रेट के ऊपर जो है वो तय किया जा रहा था, इससे किसानों को नुकसान हुआ था, जिसके ऊपर नोटिस लिया। और ये बताया गया कि इनिशियल ये बताया गया था कि ये एक एडवाइजरी काउंसिल के जो है के तजवीज़ पर किया गया था कि शायद ये आगाही के लिए कीमतों से आगाह कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ जो है ये कीमतें जब आगाही के लिए फराहम की गई तो इनसे गठजोड़ किया गया और एक जो मुसाबकत का माहौल है उसको नुकसान पहुंचाया गया, मसनूई इजाफा किया गया, जिसकी वजह से जो है वो किसानों को नुकसान हुआ। इसीलिए ये एक्शन करके जो है वो 37 करोड़ 50 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया है। जी बहुत शुक्रिया। भारत से आने वाले दरियाए चेनाब के पानी में फिर 4100 क्यूसेक की कमी रिकॉर्ड की गई है। तर्जुमान वापडा के मुताबिक हेडमराला के मकाम पर दरियाए चेनाब में पानी की आमद 34,100 क्यूसेक है। तरबेला के मकाम पर दरियाए सिंध में पानी की आमद 91,700 क्यूसेक है। अलीम मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। अलीम, अपडेट कीजिएगा। अलीम मलिक से दोबारा राब्ता करेंगे। आपको बता रहे हैं कि भारत से आने वाले दरियाए चेनाब के पानी में फिर 4100 क्यूसेक की कमी रिकॉर्ड की गई है। तर्जुमान वापडा के मुताबिक हेडमराला के मकाम पर दरियाए चेनाब में पानी की आमद 34,000 क्यूसेक है। तरबेला के मकाम पर दरियाए सिंध में पानी की आमद 91,700 क्यूसेक है। FIA की हालिया में कार्रवाई 2024 लीबिया कश्ती हादसे के इंतहाई मतलूब इंसानी स्मगलर अशरफ इकबाल को गिरफ्तार कर लिया गया। मोहम्मद सलाहुद्दीन इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे हैं। जी देखिए, बिल्कुल लीबिया कश्ती हादसे 2024 में मुलविस रेड बुक के इंतहाई मतलूब बदनाम ज़माना स्मगलर को गिरफ्तार कर लिया गया है। तहकीकात के लिए JIT तश्कील दे दी गई है। मुलजिम ने 5 शहरियों से मजमूई तौर पर 1 करोड़ 25 लाख रुपए आते आए थे। मुलजिम ने शहरियों को कश्ती के जरिए लीबिया से यूरोप भिजवाया था। दौरान सफर कश्ती को हादसा पेश आया और 5 शहरियों की मौत वाक़ई हुई थी, जबकि डायरेक्टर गुजरांवाला जोन की हिदायत पर मुलजिम से तफ्तीश के लिए ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील भी दे दी गई है। जी बहुत शुक्रिया। और संजय, जो इब्तदाई रिपोर्ट जारी की गई है इस वाक़ये से मुतालिक, उसमें क्या बताया गया? देखिए, वज़ीर जेल खानाजाद अली हसन जरदारी को एक रिपोर्ट जो है वो भेजी गई है। उनमें जो जेल हकाम है वो बताते हैं कि जेल से लगभग 216 कैदी जो है वो फरार हुए। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में इस बात का इंकशाफ किया है कि जेल में कैदियों ने 12:05 पर हंगामा शुरू किया। आगे वो उसी अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं कि रात को 1:30 बजे 216 कैदी लगभग जो है वो जेल से फरार हो गए, जिनमें से 78 को वापस पकड़ा गया है, जबकि बाकियों की तलाश जारी है। तो लगभग 1.5 घंटे जेल के अंदर जो है वो कैदियों ने जेल को तोड़ने में लगाए हैं और वहां से फरार हुए हैं। जो ये अपनी रिपोर्ट में इस चीज का इंकशाफ कर रहे हैं, तो 1.5 घंटे तक ना पुलिस वहां पर पहुंची, ना जेल की पुलिस जो है कैदियों को रोक पाई, ना ही इजाफी नफरी तलब की गई। इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि जो सर्कल्स है, पहले सर्कल नंबर 4 का दरवाजा जो है उसको तोड़ा गया, लोहे की ग्रिल्स जो है वो वहां पर तोड़ी गई, जिसके बाद हजारों कैदियों ने सर्कल नंबर 5 और सर्कल नंबर 2 के मुख्तलिफ बैरक्स में तोड़फोड़ की। ये कैदी मुख्तलिफ जगहों पर जो जेल के अंदर है तोड़फोड़ करते हुए कोर्ट वहां पर जेल के अंदर है, CPLC का ऑफिस है, CRO ऑफिस है, वहां पर भी इन कैदियों ने तोड़फोड़ की। तो लगभग 12 बजे से लेकर ये कैदी जो है वो शाम दिन रात 1-1:30 बजे तक जो है वो तोड़फोड़ करते रहे। तो 1.5 घंटे का ये वक्त था जिस में के दरमियान ही इन्हें जो है वो पुलिस इंतजामिया रोकने में नाकाम रही। तो सवालिया निशान है जेल पुलिस पर, और ये अपनी रिपोर्ट में इस चीज का एतराफ कर रहे हैं कि गफलत जो है वो बरती गई है। तो अब वज़ीर-ए-आला हाउस में ये इजलास होगा, इस इजलास में जिम्मेदारों का तयन किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। मलिर जेल से कैदियों के फरार पर वजीर आला सिंध ने आला सतह इजलास तलब कर लिया है। संजय साधवानी हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद जानेंगे। बताइएगा संजय। जी बिल्कुल, वज़ीर सिंध मुराद अली शाह की जानिब से ये आला सतह इजलास तलब किया गया है। अब से कुछ देर के बाद ये इजलास वज़ीर आला हाउस कराची में होगा। इजलास में IG जेल खानाजात, DIG जेल खानाजात, इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी सिंध, IG सिंध पुलिस और सेक्रेटरी दाखिला को तलब किया गया है। वज़ीर सिंध की जानिब से तमाम मकाम को ये हिदायत की गई है
کہ وہ اپنی اپنی پیشرفت رپورٹ جو ہے وہ اپنے ساتھ لیں، اور ساتھ ساتھ اس اجلاس میں یہ تعین کیا جائے گا کہ جیل توڑنے کا اصل ذمہ دار کس کی غفلت وہاں پر تھی، کون اس غفلت کی وجہ سے یہ قیدی فرار ہوئے، اور کون کون جو ہے اس میں ملوث ہے، ذمہ دار ہے۔ وزیر سندھ کی جانب سے جو اجلاس طلب کیا گیا ہے اس میں کچھ دیر میں یہ اہم فیصلے کیے جائیں گے، جو ذمہ داران ہیں انہیں معطل اور عہدوں سے برطرف کیا جائے گا۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت میں 26 نومبر احتجاج کیس کی سماعت، مقدمے میں نامزد 16 ملزمان کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ تھانہ شمس کالونی میں درج مقدمے میں پی ٹی آئی کے 54 کارکنان نامزد ہیں۔ عدالت نے غیر حاضر ملزمان کو دوبارہ طلبی کے نوٹسز جاری کرتے ہوئے سماعت 19 جولائی تک ملتوی کر دی۔ ملزمان کی حاضری مکمل ہونے پر چالان کی نقول تقسیم کی جائیں گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سوشل میڈیا پر پروپیگنڈے کی تحقیقات کے لیے قائم جے آئی ٹی کی تشکیل کے خلاف درخواست خارج کر دی۔ حسین احمد چودھری اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ جی دیکھیں، سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈے کی تحقیقات کے لیے قائم جے آئی ٹی کی تشکیل کے خلاف درخواست خارج کر دی گئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے شیخ وقاص اکرم کی درخواست عدم پیروی پر خارج کر دی۔ کیس کو 2 بار کال کیا گیا، نہ ہی شیخ وقاص اکرم پیش ہوئے، نہ ہی ان کے وکیل۔ جسٹس راجہ انعام امین منات نے جے آئی ٹی کی تشکیل کے خلاف درخواست عدم پیروی پر خارج کر دی۔ شیخ وقاص اکرم نے پیکا کے تحت تحقیقات کرنے والی جے آئی ٹی کو چیلنج کر رکھا تھا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے گزشتہ سماعت پر وقاص اکرم اور دیگر کو جے آئی ی میں پیش ہونے کی ہدایت کی تھی۔ تاہم جے آئی ٹی نے اس سے قبل پی ٹی آئی قیادت سمیت سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو تحقیقات کے لیے طلب کیا تھا، اور اب یہ جو تحقیقات کے لیے جو جے آئی ٹی کی تشکیل کے خلاف کیس تھا وہ عدالت نے عدم پیروی پر خارج کر دیا ہے۔ جی کراچی میں ایک بار پھر زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ ریکٹر اسکیل پر شدت 2.8 ریکارڈ کی گئی۔ اتوار کی شام سے اب تک کراچی میں آنے والے زلزلے کی تعداد 18 ہو گئی ہے۔ زلزلہ پیما مرکز کا کہنا ہے زلزلے کے جھٹکے صبح 9:57 پر محسوس کیے گئے۔ زلزلے کا مرکز شمال مشرق میں 15 کلومیٹر دور جبکہ گہرائی 40 کلومیٹر تھی۔ لاندھی کی فالٹ لائن گزشتہ روز سے فعال ہونے کے باعث فالٹ لائن میں انرجی جمع ہو رہی ہے۔ انرجی کے خارج ہونے سے کل تک شہر میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ شدت بتدریج کم ہوتی جا رہی ہے۔ شہری خوف و ہراس کا شکار نہ ہو۔ شہری خوف و ہراس کا شکار نہ ہو۔ شدت بتدریج کم ہوتی جا رہی ہے۔ انرجی کے خارج ہونے سے کل تک شہر میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ ٹک ٹاکر ثنا یوسف کے قتل کا مقدمہ مقتولہ کی والدہ کی مدعیت میں درج کر لیا گیا۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ ذوالقرنین حیدر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ بتائیے گا ذوالقرنین۔ جی بالکل، مقتول ٹک ٹاکر ثنا یوسف کے قتل میں اہم پیش رفت ہوئی ہے اور پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ملزم کا تعلق پنجاب سے ہے، اسے رات گئے ہی گرفتار کیا گیا۔ پولیس نے تکنیکی آلات اور سی سی ٹی وی کی مدد سے ملزم کو پکڑا ہے۔ اب سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آ چکی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ملزم جو ہے فائرنگ کرنے کے بعد جو ہے بھاگ رہا ہے۔ اس نے بلیک کلر کی ایک ٹی شرٹ جو ہے وہ پہنی ہوئی ہے، پینٹ پہنی ہوئی ہے، اور یہ نوجوان ہے اس سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے جو ہے ان کا ڈاٹا اکٹھا کیا۔ ڈاٹا اکٹھے کرنے کے بعد جو ہے پنجاب کے علاقے میں 2 ٹیمیں جو ہے انہوں نے چھاپے مارے، اور چھاپے مارنے کے بعد ملزم کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا ہے۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ ملزم جو ہے وہ مقتول کا دوست تھا اور کسی بات پر ناراضگی ہوئی، اور گزشتہ روز شام 5 بجے قریب وہ گھر آیا اور وہاں پر 2 سے 3 منٹ ثنا یوسف سے بات بھی کی، اور ثنا یوسف نے اس کو کہا کہ یہاں سے آپ چلے جائیں، جس کے بعد جو ہے اس نے پسٹل سے فائر کیے۔ 2 فائر لگے جو کہ سینے میں لگے، اور اس کے بعد اس کو ہاسپٹل لے جایا گیا جہاں وہ دم توڑ گئی۔ اب آلہ قتل جو ہے وہ بھی ملزم سے برآمد کر لیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ خبر دیں گے آپ کو کہ ڈیفنس اتحاد کمرشل میں شہری پر تشدد کرنے والا بااثر شخص گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اتحاد کمرشل موٹر سائیکل سوار پر تشدد کرنے والا شخص گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سلمان فاروقی کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ دیگر ملزمان بھی 2 دن کی جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیے گئے ہیں، اور عدالت کا پولیس کو آئندہ سماعت پر پیش رفت رپورٹ پیش کرنے کا حکم۔ ڈیفنس اتحاد کمرشل میں نوجوان کو تشدد کا نشانہ بنانے کے مقدمے کی سٹی کورٹ میں سماعت ہوئی۔ عدالت نے 2 دن کی جسمانی ریمانڈ پر ملزموں کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ آئندہ سماعت پر پیش رفت رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا۔ ڈیفنس اتحاد کمرشل میں نوجوان کو تشدد کا نشانہ بنانے کے مقدمے میں سٹی کورٹ میں سماعت ہوئی۔ عدالت نے 2 دن کے جسمانی ریمانڈ پر ملزموں کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ آئندہ سماعت پر پیش رفت رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا۔ ملیر جیل سے چھوٹے جرائم میں ملوث قیدی فرار ہوئے۔ کوئی بڑا دہشت گرد یا غیر ملکی نہیں بھاگا۔
قیدی سرنڈر کر لیں ورنہ ان پر بڑے کیس بن جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں زلزلے کے دوران قیدیوں کو باہر نکالنے کا فیصلہ غلط تھا، ذمہ داروں کو سزا ضرور ملے گی۔ زلزلے کے جھٹکے آ رہے تھے، اس میں قیدیوں میں کچھ تشویش ہوئی کہ ہم بیرکس کے اندر ہیں، ہمیں باہر نکالا جائے۔ انیشل تھاٹ یہی ہے کہ غلط تھا ان کو نکالنا، ضرور اس پہ سزا ملے گی۔ ان لوگوں کو جنہوں نے یہ فیصلہ کیا ان کو جب باہر نکالا گیا اور وہ پریکاشنز پراپر نہیں لی گئی، جس کی وجہ سے ایک موب کی صورتحال اختیار کی، انہوں نے ہتھیار بھی چھینے، فائرنگ بھی ہوئی، ایک قیدی کی ڈیتھ بھی جب ابھی تک مجھے پتا ہے ہوئی ہے۔ 216 یا کچھ قیدی نکل گئے تھے، 80 یا 82 جو ابھی تک صبح تک مجھے پتا تھا واپس پکڑ لیے گئے ہیں۔ جو قیدی بھاگ گئے موسٹلی یہ پیٹی کرائمز والے تھے، کوئی ایسا بڑا ٹیررسٹ کوئی فارنر اس جیل سے نہیں بھاگا، وہ واپس سرنڈر کر لیں، نہیں تو یہ جیل توڑنے والا واقعہ اس میں ان کی انوالومنٹ آئے گی تو پھر وہ ٹیررزم کے جو یہ پیٹی کرائمز میں انوالو تھے ان کے اوپر بہت بڑے